आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड पहला पार्ट है और आगे आने वाले लेक्चर्स पे हम इन चैप्टर्स के अदर टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जिसमें हमने ये जाना था कि यूवी रेडिएशन इज लाइज बिटवीन विजिबल एंड एक्स रेज। अगर रेंज की बात की जाए तो जो रेंज है वो है 400 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर और इसे हम दो सबसेप्टरल रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है नियर यूवी रीजन और दूसरा है फार और वैक्यूम यूवी रीजन। नियर यूवी रीजन की जो रेंज है वो है 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर और फार और वैक्यूम रीजन की जो रेंज है वो है बिलो 200 नैनोमीटर। इसे हम वैक्यूम यूवी रीजन भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो डिटेक्शन होता है कंपाउंड्स का वो वैक्यूम रीजन में होता है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती। विजिबल लाइट की वेवलेंथ की बात की जाए तो ये होती है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर और अगर इन सारे नैनोमीटर्स रेंज को हम एंगस्ट्रॉम रेंज में चेंज करें तो जो विजिबल की रेंज होगी वो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम और अगर यूवी रेंज की बात करें तो वो होगी 2000 एंगस्ट्रॉम टू 4000 एंगस्ट्रॉम। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट टर्म्स की जो यूवी विजिबल रेडिएशंस के लिए यूज़ होते हैं। पहला टर्म जो यूज़ होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब भी हम बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की तब हम बात कर रहे होते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। इसे क्यों कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी? क्योंकि जो भी रेडिएशन फॉल हो रही है चाहे वो यूवी हो या विजिबल हो, उसकी वजह से जो भी रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को अफेक्ट करती है, जिसको एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करते हैं। इसलिए इन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। दूसरा टर्म जो यूज़ होता है वो होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री टर्म क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि जो भी रेडिएशन फॉल होती है, हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, वो डायरेक्ट नहीं होती, वो डिस्क्रीट होती है या हम कह सकते हैं वो फोटॉन्स के रूप में होती है। अगर हम फोटॉन्स को डिफाइन करें तो फोटॉन्स आर द स्मॉल एनर्जी पैकेट्स एंड दीज स्मॉल एनर्जी पैकेट्स वेर एब्जॉर्ब्ड बाई the molecule which affects the electronic levels. Electrons can absorb these radiation and after absorption from the ground state they will go to the excited state और इसी को हम transition कहते हैं। इसलिए हम UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री भी टर्म यूज़ करते हैं और एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो ट्रांजिशंस हमें मिलते हैं वो ही हमें एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा देते हैं हर पर्टिकुलर कंपाउंड और हर पर्टिकुलर ड्रग के लिए और इसी स्पेक्ट्रा के थ्रू हम इन कंपाउंड्स को डिटेक्ट करते हैं। आइए इस फिगर से इस समझते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। जब भी रेडिएशन किसी भी सैंपल पर फॉल होती है, यहाँ एरो के थ्रू मैंने रेडिएशन को शो किया है और अगर हम बात करें सैंपल की तो सैंपल मोस्टली हम लिक्विड सैंपल्स यूज़ करते हैं। अगर सॉलिड सैंपल यूज़ करना है तो उसे हम पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने के बाद यूज़ करते हैं। अब इस सैंपल पर हमारा रेडिएशन फॉल होता है। हमें रेडिएशन कहाँ से मिलता है? रेडिएशन सोर्स से। फॉर एग्जांपल रेडिएशन सोर्स के लिए हम एक बल्ब यूज़ कर लेते हैं। बल्ब से हमें रेडिएशन मिलता है और ये रेडिएशन हमारे लिक्विड सैंपल से पास होता है और यहाँ से पास होने के बाद डिटेक्टर से डिटेक्ट होता है, अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें। अब जो भी रेडिएशन फॉल होती है इसमें से कुछ अमाउंट की रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी एज इट इज़ पास हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर के टर्म्स में देखें तो अगर 100 अमाउंट की लाइट पास हो रही है तो हमें हो सकता है 5 अमाउंट की लाइट एब्जॉर्ब हो जाए या 2 अमाउंट की लाइट एब्जॉर्ब हो जाए या 8 अमाउंट की लाइट एब्जॉर्ब हो जाए। ये जो भी 5 अमाउंट या 2 अमाउंट या 8 अमाउंट की लाइट एब्जॉर्ब होगी वो डिपेंड करेगी द नेचर ऑफ द क्रोमोफोर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। अब ये क्रोमोफोर क्या होता है? इसी क्रोमोफोर की वजह से ही यूवी लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। क्रोमोफोर को हम और डिटेल करेंगे अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में।
अब जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्व होती है, इलेक्ट्रॉन उसे एब्जॉर्व करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और इसी से हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है। अब हमें देखना यह है कि कितने अमाउंट की लाइट एब्जॉर्व हुई है, तो वो इक्वल होगी हमारी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट। द चेंज इन द एनर्जी दैट इज द डेल्टा E इज इक्वल टू द एनर्जी इन द एक्साइटेड स्टेट माइनस एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट विच इज इक्वल टू h न्यू। और अगर हम और टेक्निकल टर्म में बात करें तो जो भी रेडिएशन एब्जॉर्व होगी उसे एब्जॉर्व करने के बाद इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज HOMO HOMO से लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज LUMO LUMO में प्रमोट होता है और हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। अब स्पेक्ट्रा की भी बात कर लेते हैं। स्पेक्ट्रा पे एक्स एक्सिस पे हमारा वेवलेंथ होता है जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस पर होती है एब्जॉर्बेंस, और हमें कुछ बेल शेप्ड का स्पेक्ट्रम मिलता है। दिस इज द बेल इज शेप्ड स्पेक्ट्रम। इस बेल शेप के स्पेक्ट्रम के सेंटर को हम लैम्डा मैक्स कहते हैं। ये सेंटर है और इसी सेंटर को हम लैम्डा मैक्स कहते हैं। अब लैम्डा मैक्स की बात की जाए तो लैम्डा मैक्स हर ड्रग या हर कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है और इसी लैम्डा मैक्स की वजह से हम उस कंपाउंड को डिटरमाइन कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैरासीटामॉल की लैम्डा मैक्स की बात की जाए तो वो 243 नैनोमीटर होता है। एस्प्रिन के लैम्डा मैक्स की बात की जाए तो वो होते हैं 276 नैनोमीटर। रेनिटिडीन की लैम्डा मैक्स की बात की जाए तो वो होते हैं 330 नैनोमीटर्स। और ये लैम्डा मैक्स उस पर्टिकुलर ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग से चेंज नहीं होगी। अगर लैम्डा मैक्स को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम डिफाइन कर सकते हैं द वेवलेंथ एट विच एब्जॉर्बेंस इज मैक्सिमम एंड इट नेवर चेंज विथ एनी कंसंट्रेशन। मीन्स अगर हम पैरासीटामॉल के रॉ मटेरियल को ले रहे हैं और किसी भी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसका लैम्डा मैक्स हमेशा सेम होगा। या एस्प्रिन की ड्रग ले रहे हैं और उसकी किसी भी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसका भी लैम्डा मैक्स सेम होगा। और इसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की वजह से हम ड्रग को डिटरमाइन कर पाते हैं। तो we can define lambda max as a wavelength at which absorbance is maximum and this is the highest point along the spectrum's y-axis. अब देखते हैं कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो हमें प्रिंसिपल समझना है वो है एनर्जी, किस तरीके की एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दूसरा है हमारे ऑर्बिटल्स, कौन से ऑर्बिटल्स हमारे ट्रांजिशंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और तीसरी है लॉज ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन। इस वीडियो लेक्चर में हम एनर्जी और ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लॉज ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। देखते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एनर्जी को हम इस इक्वेशन से शो कर सकते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर E इज द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। इट इज नॉट म्यू, इट इज न्यू विच इज फ्रीक्वेंसी रेडिएशन. So by this equation energy is directly proportional to the frequency, means if our frequency increases energy is also increases. और frequency को हम denote कर सकते हैं C is equal to nu is equal to C upon lambda, where C is the velocity of the light and lambda is the wavelength. इस इक्वेशन से हमें पता लगता है कि फ्रीक्वेंसी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के, यानी कि अगर हमारा वेवलेंथ डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। और इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। और इस इक्वेशन से हमें पता चलता है जो भी हमारी एनर्जी होगी रेडिएशन की वो डिपेंड करेगी हमारी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर।
तो यानी कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में सर्टेन रिलेशंस हैं। जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। जो एनर्जी है वो वेवलेंथ के से इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, अगर एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी। और एनर्जी के बारे में हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशंस के लिए डिफरेंट एनर्जी लगती है, और किन ट्रांजिशन के लिए कैसी एनर्जी लगेगी उसको जानने के लिए हमें एनर्जी के टर्म को समझना जरूरी है। अब बात करते हैं कौन से ऑर्बिटल्स और ट्रांजिशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो उसमें हमारे आते हैं सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो उसमें आते हैं एन इलेक्ट्रॉन्स। और ये सारे इलेक्ट्रॉन, चाहे वो सिग्मा हो, चाहे वो पाई हो, चाहे एन इलेक्ट्रॉन्स हो, वो एक्साइट करके बहुत सारे टाइप्स के ट्रांजिशंस देते हैं। कुछ ट्रांजिशंस को तो हम मेज़र कर पाते हैं, बाकी सारे ट्रांजिशंस को हम मेज़र नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम ट्रांजिशन के लिए सर्टेन सिलेक्शन रूल लगाते हैं। जैसे ऐसे ट्रांजिशंस जिसमें चेंज इन स्पिन क्वांटम नंबर इन्वॉल्व होते हैं वो अलाउड नहीं होते हैं, या ऐसे मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिकल होते हैं उसमें उसके साथ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। इसलिए हम इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रांजिशंस को 4 मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जो हैं पाई टू एंटी पाई ट्रांजिशंस, एन टू एंटी पाई ट्रांजिशंस, एन टू एंटी पाई ट्रांजिशन, सिग्मा टू एंटी सिग्मा ट्रांजिशन एंड एन टू एंटी सिग्मा ट्रांजिशंस। आइए इस फिगर से हम ट्रांजिशंस को समझने की कोशिश करें। अगर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल्स को वॉच करें तो हम ये देख पाएंगे कि जो हमारी लोएस्ट एनर्जी ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो है सिग्मा ऑर्बिटल। सिग्मा ऑर्बिटल हमारे लोएस्ट एनर्जी ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अगर पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात की जाए तो वो लाई करते हैं सिग्मा ऑर्बिटल से थोड़ा ऊपर, और अगर हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की बात करें तो इनकी जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो और पाई ऑर्बिटल से और हायर एनर्जी लेवल पर ऑब्टेन्ड होते हैं। और जो हमारे अनऑक्युपाइड और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, जैसे पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल से और भी ऊपर लाई करते हैं। अब जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं सिग्मा, पाई या एन, वो एनर्जी को एब्जॉर्व करने के बाद ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। जैसे हमारे जो सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटी सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में जाएंगे और सिग्मा टू एंटी सिग्मा ट्रांजिशन शो करेंगे। दूसरे हमारे जो सिग्मा हैं वो एंटी पाई ट्रांजिशन में जा सकते हैं और सिग्मा टू एंटी पाई ट्रांजिशन शो करेंगे। हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी सिग्मा में जा सकते हैं, जिसे हम पाई टू एंटी सिग्मा ट्रांजिशन कहते हैं। हमारे एन इलेक्ट्रॉन्स भी एंटी सिग्मा ऑर्बिटल्स में जा सकते हैं, जिसे हम एन टू एंटी सिग्मा ट्रांजिशन कहते हैं। हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई एंटी बाइंडिंग ऑर्बिटल्स में भी जा सकते हैं, जिसे हम पाई टू एंटी पाई ट्रांजिशंस, या फिर हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटी पाई ट्रांजिशन में भी जा सकते हैं, जिसे हम एन टू एंटी पाई ट्रांजिशंस कहते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजिशंस हैं, जिनमें से जो मोस्ट अलाउड और मोस्ट मेजर्ड ट्रांजिशंस हैं वो हैं सिग्मा टू एंटी सिग्मा ट्रांजिशन, पाई टू एंटी पाई ट्रांजिशन, एन टू एंटी सिग्मा ट्रांजिशन और एन टू एंटी पाई ट्रांजिशंस। ये हमारे 4 मेन मेजर्ड ट्रांजिशंस हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंट ट्रांजिशंस और कौन से कंपाउंड्स में होते हैं।
अगर हम पहला ट्रांजिशन सिग्मा टू एंटी सिग्मा ट्रांजिशंस की बात करें तो ये हाईएस्ट एनर्जी प्रोसेस है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एनर्जी हमारी नीचे से ऊपर जाने की तरफ इंक्रीज हो रही है। तो सिग्मा टू एंटी सिग्मा ट्रांजिशंस हमारे हाई एनर्जी प्रोसेस होते हैं और इनके लिए बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ यूवी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। हम कह सकते हैं कि ये 150 नैनोमीटर के आसपास होते हैं और 150 नैनोमीटर हमारा वैक्यूम रीजन होता है। अभी हमने डिस्कस किया था ये रीजन हमारा 200 नैनोमीटर के बिलो होता है। इसलिए हमारे जितने भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एल्केन्स, कोई भी एल्केन हम ले सकते हैं जैसे कि मीथेन एक्सेट्रा, तो ये जितने भी एल्केन्स होते हैं ये शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ यूवी लाइट के आसपास एब्जॉर्प्शन शो करते हैं जो 150 नैनोमीटर के आसपास होती है। और ये हाई एनर्जी प्रोसेस होते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इसलिए इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ये हमारा जीपैट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि हमारे जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं वो कहाँ पर एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, वो वैक्यूम यूवी रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कौन से ट्रांजिशंस हैं जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो वो सिग्मा टू एंटी सिग्मा ट्रांजिशंस हैं जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। दूसरे ट्रांजिशन की बात की जाए तो वो होती है पाई टू एंटी पाई ट्रांजिशन, जिनकी एनर्जी सिग्मा टू एंटी सिग्मा ट्रांजिशन से समवॉट लेस होती है और इनका एब्जॉर्प्शन बैंड होता है 170 नैनोमीटर टू 190 नैनोमीटर। ये ट्रांजिशंस ऐसे कंपाउंड्स में होते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, लाइक इन एल्कीन्स, इन कार्बोनिल कंपाउंड्स, एजो कंपाउंड्स एंड सो ऑन। इस टाइप के ट्रांजिशंस ही हमें बी, ई और के बैंड शोज करते हैं। बी बैंड जिसे हम बेंजीनोइड बैंड भी कहते हैं और ये हमारे एरोमेटिक और हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। ई बैंड जिसे हम इथाइलिनिक बैंड भी बोलते हैं और ये हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। और के बैंड जब हमारे एरोमेटिक हेटेरो एरोमेटिक सिस्टम में कॉन्जुगेशन जुड़ जाता है तो हमें के बैंड अवेलेबल होते हैं और ये सारे के सारे बैंड हमें पाई टू एंटी पाई ट्रांजिशन से ही मिलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजिशन की बात करें तो वो होता है एन टू एंटी सिग्मा ट्रांजिशन और जो इनकी एनर्जी होती है वो पाई टू एंटी पाई ट्रांजिशन से कम होती है। जो नॉर्मल पीक वैल्यू है इन ट्रांजिशंस की वो है 180 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर और ये ऐसे कंपाउंड्स में पाए जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन लाइक एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इन सारे एलिमेंट्स के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ऐसे कंपाउंड्स एन टू एंटी सिग्मा ट्रांजिशन शो करते हैं। लास्ट है हमारे एन टू एंटी पाई ट्रांजिशन और एन टू एंटी पाई ट्रांजिशंस की वजह से जो हमें पीक मिलती है उसे हम आर बैंड्स भी बोलते हैं और ये पीक्स ऐसे कंपाउंड्स में मिलती है जिनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हों और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हों, जैसे हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स लाइक एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, नाइट्रो कंपाउंड्स एक्सेट्रा। तो ये थे हमारे ट्रांजिशन जिसमें हमने देखा कि ट्रांजिशन कितने तरह के होते हैं, किस वेवलेंथ पर होते हैं, किस तरीके के कंपाउंड्स में होते हैं। हमारे अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो लॉज रिलेटेड हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।